Good morning, students. Today, last lecture of this chapter 12, Consumer Protection. I will discuss with you the remedies available to consumers and three-tier redressal machinery. यानी कंज्यूमर कंप्लेंट कहाँ कर सकता है और कंप्लेंट करने के बाद उसे कंपनसेशन यानी क्या-क्या रेमेडीज रिलीफ अवेलेबल होंगे. And today we will discuss only these two questions. Now, redressal agencies under the Consumer Protection Act 1986. What are the redressal agencies? Or we can say three-tier redressal machinery. We can also say it machinery, three-tier redressal machinery available for Consumer Protection Act 1986. One is district forum. First कौन सी है district forum है, and second one is state commission, and third one is national commission. This is three-tier redressal machinery. District forum, state commission and national commission. यानी सुप्रीम कोर्ट में वो होता है कि जब नेशनल कमीशन वाले केसेस सॉर्ट आउट नहीं होते वो वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. यानी आपकी थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी में तो तीन केसेस हैं, तीन पॉइंट्स हैं: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम? यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है? There are 644 district commissions in India. The district forum consists of a president. एक इसमें प्रेसिडेंट होता है. इन डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या चीजें आती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वन प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर्स, और दो और मेंबर्स होते हैं, और उनमें से वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, और एक वुमेन होती है. यानी दो जो दूसरे मेंबर है उसमें से एक वुमेन और एक कम से कम एक वुमेन होती है और एक मैन होगा. They all are appointed by the state government concerned. जिस भी स्टेट का है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इसकी अपॉइंटमेंट होती है. वन प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर्स, उसमें से एक क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए. एंड द सेकंड पॉइंट इज अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम. यानी कंप्लेंट कौन सी कर सकते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में? यानी कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले वो कहाँ जाएगा? यानी तीन जो है रिड्रेसल मशीनरी बनाई गई, थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी, वन डिस्ट्रिक्ट फोरम. यानी पहले वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा. यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन सी गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेंट हो सकती है जिसकी वैल्यू 20 लाख से कम है. यानी 20 लाख तक के अमाउंट तक की जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंपनसेशन है वो कहाँ किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में. एंड ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, जब कंप्लेंट रिसीव होने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करती है? रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड. अब उसे कंप्लेंट रेफर करेगी जिस पार्टी की कंप्लेंट की गई है. यानी कंज्यूमर जिस पार्टी की कंप्लेंट करेगा उस पार्टी को कंप्लेंट रेफर करेगी. अगर इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैंपल देयर ऑफ, अगर जरूरी है तो उस गुड्स का या उसका सैंपल शेल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी, तो उसे लेबोरेटरी में सेंड भी किया जाएगा सैंपल को टेस्टिंग के लिए अगर जरूरी है तो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम. अगर पीड़ित पक्ष यानी जिसने कंप्लेंट की है, कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है किससे? डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से, उसके जो भी उसने डिसीजन लिया उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है, दैट एग्रीव्ड पार्टी कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन. फिर नेक्स्ट कौन सी है एजेंसी? है स्टेट कमीशन है, उसके पास जा सकती है. फर्स्ट नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड नंबर पे स्टेट कमीशन, बट विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग द ऑर्डर. बट एक कंडीशन है, विद इन 30 डेज वो कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट कमीशन के पास. अगर 30 डेज के बाद कंप्लेंट करती हो जाती है तो कंप्लेंट फिर आगे स्टेट कमीशन में अपील नहीं कर सकता. यानी कोई भी एग्रीव्ड पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज, अगर मान लो कोई केस स्टडी क्वेश्चन आता है, कैसा होता है कि एक मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है, तो वो अपील नहीं कर सकता. इसका टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, स्टेट कमीशन. अब स्टेट कमीशन में कौन कौन होता है? ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, और इसमें भी सेम वही 2 अदर मेंबर्स एंड वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन. यानी इसमें भी सेम जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है, वन प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, और 2 मेंबर में कौन होगी? एक वुमेन होगी. एंड दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
कंसर्न। वो तो डिस्ट्रिक्ट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेम इन बोथ केसेस, बोथ कमीशंस, वन डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड सेकंड वन इज स्टेट कमीशन। नाउ सेकंड पॉइंट, अब इसमें कंप्लेंट वहां पर था अप टू 20 लाख, इसमें कौन सी गुड्स की कंप्लेंट कर सकती है? जिनकी वैल्यू 20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की गुड्स की कंप्लेंट कहाँ हो सकती है? स्टेट कमीशन में। सेम अगेन वही द, और एक इसमें कंप्लेंट वो भी कर सकते हैं, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन आल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन विद बट विद इन 30 डेज। यानी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट अपील जो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो भी स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, बट इसका टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, On receiving the complaint, the same point जो district forum में दिया हुआ था, the state commission shall refer the complaint to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or a sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर वो सैंपल जो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करती है स्टेट कमीशन, क्या करती है पार्टी की कंप्लेंट को, जो जिस भी गुड्स और सर्विसेज से कंप्लेंट थी, उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, अगर एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन से पीड़ित पक्ष उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेगा? he can appeal before the नेशनल कमीशन, यानी फर्स्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड लेवल पे है स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कहा जाएगा? नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, बट विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट है इसमें, एंड इसमें 4 अदर मेंबर्स होते हैं, कम से कम एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन, और इसमें एक तो कंपल्सरी वुमेन होनी चाहिए। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के थे या स्टेट कमीशन के थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते थे, बट नेशनल कमीशन के जो प्रेसिडेंट है और कम से कम 4 अदर मेंबर्स है, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कंप्लेंट, अब इसकी वैल्यू क्या है? यानी जो मोर देन 1 करोड़ तक की वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को हम जो है नेशनल कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं जिनकी गुड्स की वैल्यू या कंपनसेशन की वैल्यू एक्सीड 1 करोड़ है, अलॉन्ग विद द कंपनसेशन 1 करोड़ से ज्यादा तक की। यानी डिस्ट्रिक्ट में अप टू 20 लाख, स्टेट में 20 लाख टू 1 करोड़, एंड मोर देन 1 करोड़ वाली नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन में वो भी आ सकते हैं, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, यानी अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से जो सेटिस्फाइड नहीं, वो भी नेशनल कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं तो स्टेट में, स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन में। और दूसरी क्या बात है, जिनकी वैल्यू गुड्स की 1 करोड़ से ज्यादा है, वो भी नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। सिमिलरली वही सेम पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेम है सभी में। अगर जो कंप्लेंट रिसीव करने के बाद नेशनल कमीशन क्या करेगी? उसका सैंपल या गुड्स टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज देगी। नाउ नेक्स्ट, एन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल। यानी अगर नेशनल कमीशन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में। बट डिस्ट्रिक्ट वाले या स्टेट कमीशन वाले सिर्फ नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में वही मामले जा सकते हैं जो नेशनल कमीशन के मामले हैं, जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। And this means that only those appeals where the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceed 1 crore, यानी यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वही मामले जा सकते हैं जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। यानी ओनली नेशनल कमीशन वाले मामले कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाले सिर्फ नेशनल तक अपील कर सकते हैं, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। And where the aggrieved party is not satisfied with the order of the National Commission can be taken to the Supreme Court of the India. बस नेशनल कमीशन वाले ही सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मोर ओवर, द सेम पॉइंट जो मैं बता चुकी हूँ, मोर ओवर इन अ केस डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले कहाँ जा सकते हैं? द अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन एंड देयर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं।
एंड नो फर्दर, यानी वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट तक वही मामले जा सकते हैं जो नेशनल कमीशन वाले हैं, जिनकी वैल्यू गुड्स की और सर्विसेज की अलॉन्ग विद कंपनसेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडीज और रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को क्या क्या रिलीफ मिले हैं। यानी 1, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, यानी अगर मान लो किसी भी कंज्यूमर की गुड्स और में कोई डिफेक्ट है या सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, तो उसे क्या किया जाएगा, शॉपकीपर क्या करेगा, कंज्यूमर कोर्ट क्या कहेगी कि उसके डिफेक्ट को और डेफिशिएंसी को खत्म किया जाए, रिमूव किया जाए। एंड सेकंड, एंड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, यानी या फिर ये ऑप्शन हो सकता है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नए के साथ रिप्लेस किया जाए, यानी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी जगह नई प्रोडक्ट दी जाए जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। एंड थर्ड, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, या फिर जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसे वापस किया जाए, और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज, जो उसकी सर्विस की है या कोई कंप्लेंट थी तो उसकी सर्विसेज के चार्जेस भी उसको वापस किए जाए। एंड नेक्स्ट इज टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, यानी कोई भी अपोजिट पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से किसी भी कंज्यूमर को इंजरी हो गई है, कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस का, इंजरी का कंपनसेशन भी कंज्यूमर को मिलेगा। एंड टू पे जितना भी डैमेज है एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इट इन द फ्यूचर, यानी एक ये भी है, जो भी शॉपकीपर, जो भी बिजनेसमैन जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो अप्लाई कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे मैगी का एक एग्जांपल ले सकते हो, मैगी में पहले, मैगी का आपने बहुत सुना होगा, इसमें जो कंप्लेंट पाई गई थी तो सारी की सारी मैगी कंपनी को सारी मैगी मार्केट से वापस लेनी पड़ी थी, उठानी पड़ी थी। एंड नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल, जो हानिकारक गुड्स है उसे सेल के लिए ऑफर नहीं करना। एंड टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल, ये विड्रॉ कर लेना, जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही कोका कोला का भी हुआ था। तो जो भी गुड्स कंज्यूमर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उसे मार्केट से वापस कर लेना, उसकी सेल को डिसकंटिन्यू कर देना। एंड टू सीज मैन्युफैक्चरर of hazardous goods and to desist from offering hazardous services, यानी कोई भी जो मैन्युफैक्चरर्स है हैजार्डस गुड्स बेच रहा है उस पर मुकदमा जाहिर करना, ताकि वो हैजार्डस सर्विसेज जो है वो बेच रहा है या ऑफर कर रहा है उस पर भी केस करना, यानी जितना भी है उसे कंटिन्यू जो है उसे रिपेयर करना, जो भी प्रोडक्ट जो डेफिशिएंसी पाई गई है उसे ठीक करना। यानी दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल, यानी कई बार एग्जाम में आ जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का आ जाता है, 4 मार्क्स का आ जाता है, तो यू हैव टू ओनली राइट दीज पॉइंट्स। आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट्स हो उतने कर लेना, जितने कंफर्टेबल आपके पास पॉइंट्स हो। एंड नेक्स्ट, टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कंपनी को क्या करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उसको करेक्ट करना, न्यूट्रलाइज इफेक्ट करना। जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती है अपनी प्रोडक्ट में एडवर्टीजमेंट बढ़ा चढ़ा के करती है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती है उसको ठीक करना। एंड टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी को जो भी कंपनसेशन एडिक्वेट कॉस्ट है वापस करना। तो इसमें से 12 पॉइंट्स है, जितने मर्जी आप पॉइंट कर सकते हो, 5, 6 मैक्सिमम कर लेना रिवाइज इसके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।